हम लोग पढ़ रहे हैं आनुवांशिक अणु डीएनए। तो इस चैप्टर में ही एक और चैप्टर को जोड़ दिया गया है नई किताबों में। पुरानी किताबों में अलग दिया होगा। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जीन प्रकटन तथा नियमन। तो इसमें जो है हम लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड प्रोटीन्स, रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन फंक्शंस ऑफ जीन और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इन कुछ बिंदुओं को जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड प्रोटीन, कि जीन और प्रोटीन में क्या संबंध है। तो सन 1902 में जो है आर्कीबोल्ड गैरोड नामक वैज्ञानिक ने जो है कुछ लोगों में एल्कैप्टोनूरिया, एक रोग का नाम है एल्कैप्टोनूरिया नामक रोग, जो कि आनुवांशिक रोग है, का पता लगाया। ये एल्कैप्टोनूरिया ऐसा एक आनुवांशिक रोग है कि जिस रोगी को ये होता है उसका मूत्र जो है जब बाहर वायु के संपर्क में आता है तो उसका मूत्र जो है काला रंग का हो जाता है। तो आर्कीबोल्ड ने जो है कुछ लोगों में इस एल्कैप्टोनूरिया रोग का पता लगाया और जो केवल एक ही उपापचयी क्रियाओं में जो है गड़बड़ी के कारण जो है ये रोग जो है हो जाता है। तो उन्हों को जो है सन 1909 ईस्वी में जो है उन्होंने इस रोग को अपनी पुस्तक उपापचय की जन्मजात त्रुटियां, आर्कीबोल्ड ने एक पुस्तक लिखी उपापचय की जन्मजात त्रुटियां नामक पुस्तक जो है आर्कीबोल्ड गैरोड ने जो है 1909 में लिखी। और इसी पुस्तक में जो है इस एल्कैप्टोनूरिया नामक रोग का जो है वर्णन किया। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि उपापचयी क्रियाओं में जो है गड़बड़ियाँ, इन्हें उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम अर्थात जो क्रियात्मक प्रोटीन्स थे, इन क्रियात्मक प्रोटीन्स में त्रुटिपूर्ण हो जाने के कारण जो है ये रोग जो है होता है। अर्थात एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स ही होता है एंजाइम। और जो क्रियात्मक प्रोटीन्स होता है उस क्रियात्मक प्रोटीन्स जिसके दिशा निर्देश में जो है एक क्रिया होनी है, उपापचयी क्रिया, तो प्रोटीन ही त्रुटिपूर्ण हो गया तो उसकी देख रेख में जो उपापचयी क्रिया होने वाली है वो भी त्रुटिपूर्ण हुआ, जिसके कारण जो है उस रोगी का मूत्र जो है जब वायु के संपर्क में आता है तो काला हो जाता है। और इस रोग को एल्कैप्टोनूरिया कहा गया, जो कि एक आनुवांशिक रोग था। तो सन 1941 में जो है न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकी कवक अर्थात फफूंदी पर किए गए जो है अपने प्रयोग द्वारा बीडल एवं टैटम, दो वैज्ञानिक हैं, बीडल एवं टैटम ने सिद्ध किया कि प्रत्येक जीन में जो है एक निश्चित एंजाइमी प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश छुपा होता है। अर्थात संदेश की संकेत सूचनाएं जो हैं प्रत्येक जीन में होती है और एक जीन के दिशा निर्देश पर एक एंजाइम का निर्माण होता है। इसी आधार पर जो है बीडल एवं टैटम ने जो है एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक जीन एक एंजाइम।
एक जीन एक एंजाइम, अर्थात प्रत्येक जीन जो है एक एंजाइम के संश्लेषण के लिए जिम्मेवार होता है। वो जीन जैसा चाहेगा वैसा एक एंजाइम का निर्माण होगा। लेकिन जो है इसके विपरीत अधिकांश एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए जो है संकेत सूचना देते हैं। जबकि इनके अनुसार प्रारंभिक जो ये सिद्धांत था एक जीन एक एंजाइम का अर्थ था कि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मिलने से जो है बने होते हैं। तब बीडल और टेटम का जो सिद्धांत था एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, इसको परिवर्तित कर दिया गया और इस परिकल्पना को कहा गया एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड। तब जो है इस परिकल्पना का नाम दे दिया गया क्योंकि एक ही एंजाइम का दिशा निर्देश इनके अनुसार एक जीन देता है, तो नाम दिया गया एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नाम दे दिया गया क्योंकि एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो है संकेत निर्देश जो है एक जीन देता है। इसी के निर्देश के अनुसार एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अर्थात एक एंजाइम और वो है क्या क्रियात्मक प्रोटीन्स का निर्माण होता है। इस प्रकार यही अनुक्रम जो है आणविक जीव विज्ञान या आनुवांशिकी का भी मूल सिद्धांत होता है और इनके अनुसार जो है प्रयुक्त प्रोटीन्स का संश्लेषण करवा कर जो है जीन्स जीव शरीर की विकास, वृद्धि, कार्यकी, जनन, मृत्यु समस्त प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है। अर्थात वह कोशिका केंद्रक, कोशिका के समस्त कार्यों का नियंत्रण करने वाला केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या भाई गुणसूत्र, डीएनए और डीएनए का छोटा से छोटा खंड जिन पर आनुवांशिक कोड निहित होता है जो संकेत देता है, संकेत सूचना कराता है। जैसा ये जीन चाहता है वैसे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण करा लेता है। चाहता है कि हमें संरचनात्मक प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स चाहिए जिससे कि ऊतकों की, अंगों की संरचना का निर्माण हो सके, तो संरचनात्मक प्रोटीन्स का निर्माण करा लेता है आदेश देकर। अर्थात जीन आदेश देता है संरचनात्मक प्रोटीन्स बन जाता है। चाहता है कि हमें क्रियात्मक प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम चाहिए, तो ऐसा आदेश देता है तो क्रियात्मक प्रोटीन्स बन जाता है। और यदि जो प्रोटीन्स बन रहा है जिसको कार्य कराना है, संकेत सूचना, उसी में कमी आ गई, उसी में कोई गड़बड़ी आ गई, तो आगे जो लक्षण दिखाई देगा उसमें भी त्रुटिपूर्ण ही लक्षण होगा। इसी के कारण तो आर्कीबोल्ड ने जो है सबसे पहले 1902 में जो है एक रोग का पता लगाया जो कि क्या था, आनुवांशिक था। और उस रोग के रोगी का मूत्र जब जो है बाहर वायु के संपर्क में आता है तो काला रंग का हो जाता है, अर्थात इसे जो है एल्कैप्टोरूरिया नामक रोग कहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि एक जीन एक एंजाइम का अर्थ है कि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। जब बहुत सारे ऐसे एंजाइम मिले जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं तब इनके सिद्धांत बीडल और टेटम के सिद्धांत की परिकल्पना को एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो है परिवर्तित कर दिया गया। फिर से आगे है रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है? आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स
राइबोन्यूक्लिक एसिड्स सभी कोशिकाओं में जो है वायरस कोशिकाओं को छोड़ दिया जाए, वायरस को छोड़ दिया जाए तो सभी कोशिकाओं में जो है डीएनए के अतिरिक्त एक अन्य न्यूक्लिक अम्ल राइबोन्यूक्लिक एसिड्स अर्थात आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए के अणु जो है ये डीएनए के नियंत्रण में प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करते हैं, अर्थात केंद्रक में डीएनए के संकेत सूचनाओं की प्रतिलेखनियों को जो है संकेत सूचनाओं को जो है जो आरएनए लेकर साइटोसाल कोसा द्रव्य में आता है उस आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए अभी आगे हम पढ़ेंगे भी कि डीएनए से जो आरएनए बनता है उस आरएनए को हम एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और डीएनए के संकेत सूचनाओं को जो है ये मैसेंजर आरएनए साइटोसाल कोसा द्रव्य में लेकर आता है और कहाँ आता है भाई, राइबोसोम्स नामक कोशिकांग पर आता है। और इस राइबोसोम्स नामक कोशिकांग पर जैसे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण कराना होता है वैसे एक साँचे का निर्माण हो जाता है। वह निर्माण जो है कौन, राइबोसोमल आरएनए करता है। और फिर ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए जो कि घुलनशील आरएनए है और ये जो है कोसा द्रव्य में घुलनशील होता है। इस ट्रांसफर आरएनए पर एंटीकोडान पाया जाता है और अमीनो अम्ल का जो कोडान होता है जो ट्रिक न्यूक्लियोटाइड्स का समूह होता है ये एंटीकोडान और कोडान आपस में जुड़ जाते हैं जिससे ट्रांसफर आरएनए जो है इस अमीनो अम्ल को लाकर और राइबोसोम्स पर जो साँचा बना हुआ है उस साँचे में छोड़ देते हैं। और फिर जो है पेप्टाइड बांड के द्वारा ये अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं जो कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है। अर्थात डीएनए के दिशा निर्देश में ही आरएनए के द्वारा आरएनए के मध्यस्थता के द्वारा प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि पीछे हम पढ़े कि डीएनए का संयोजन क्या है, वैसे जो है कंपोजिशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स आरएनए अणुओं का संयोजन। तो आरएनए के अणु भी डीएनए के अणुओं की भांति जो है 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एकलकों अर्थात मोनोमर्स एकलकी इकाइयों के मिलने से जो है राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और इन न्यूक्लियोटाइड अणुओं को जो है हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जबकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, लेकिन आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को केवल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। आरएनए अणुओं में इनकी संख्या जो है सामान्यतः डीएनए के जो श्रृंखला होती है उससे जो है आरएनए की श्रृंखला में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कम होती है। सामान्यतः जो है 70 से लेकर और 12,000 तक इनकी संख्या हो सकती है। डीएनए अणुओं में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एकलक की बात जो है बहुलकीकरण करके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स भी जो है 5' दिशा में जो है फास्फोडाइएस्टर बांड के द्वारा जुड़ते हैं। तो इनमें भी 4 प्रकार के जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक तो यदि एडेनिन समाचार युक्त तो होता है तो उसे जो है हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। गुआनिन समाचार होता है AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, CEMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और यहाँ पर थाइमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है तो UMP अर्थात यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। इनमें जो है यदि जब फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है अर्थात फास्फेट समूह और आकर जुड़ जाते हैं तो ये जो है ADP में बदल जाता है, एक जुड़ता है तो
एक और फास्फेट समूह जुड़ गया तो ATP में, इसके आगे स्मॉल डी नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें जो है राइबोस शर्करा होता है, C5H10O5 होता है, जबकि DNA में डिऑक्सी राइबोस शर्करा बताया था हमने, C5H10O4 होता है। दूसरे कार्बन से जो है क्या होता है, एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो RNA अणुओं के कितने भेद हैं, टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स, कि प्रत्येक कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण के संचालन हेतु जो है RNA के 3 प्रकार के अणु होते हैं। मुख्यतः प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के संश्लेषण में जो RNA मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है वो 3 ही होता है, लेकिन कुछ किताबों में लिख दिया गया होगा कि 4 प्रकार का RNA मॉलिक्यूल्स होता है। एक अलग से चौथा जो लिखा होगा वो जेनेटिक RNA, आनुवांशिक RNA लिखा होगा, जो कि वायरस में जो RNA पाया जाता है, जो रेट्रोवायरस होता है, वहाँ पर यह RNA जो है आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन यदि मुख्य रूप से देखा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण हेतु कौन कौन से जो है RNA मॉलिक्यूल्स जो है उनका संचालन करते हैं, तो 3 प्रकार के RNA मॉलिक्यूल्स होता है। तो सबसे पहला जो है वह है राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA या इसी राइबोसोमल RNA को हम शॉर्ट में जो है rRNA कहते हैं। राइबोसोमल RNA को rRNA भी कहते हैं शॉर्ट में, rRNA। दूसरा जो है वह है मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA या इस मैसेंजर RNA को शॉर्ट में हम mRNA भी कहते हैं। और तीसरा जो है वह है सॉल्युबल RNA। सॉल्युबल RNA, तो सॉल्युबल RNA को शॉर्ट में हम sRNA कहते हैं, या इसी को सॉल्युबल RNA को ही हम ट्रांसफर RNA या इसी ट्रांसफर RNA को शॉर्ट में tRNA कहते हैं। अर्थात मुख्य रूप से जो है ये 3 प्रकार के RNA होते हैं, rRNA, mRNA और sRNA, या इसी को जो है हम ट्रांसफर RNA कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं राइबोसोमल RNA या rRNA। ये RNA के ऐसे अणु होते हैं जो सभी कोशिकाओं में जो है पाए जाने वाले राइबोसोम्स नामक जो कोशिकांग होती है, इस राइबोसोम्स नामक कोशिकांग की रचना तथा कार्यकी में भाग लेते हैं। तो राइबोसोम्स को उन निर्माण स्थलों या मंचों पर काम करते हैं जिन पर प्रोटीन्स के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो चूंकि राइबोसोम्स नामक कोशिकांग के निर्माण में भाग लेते हैं, उन पर जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, तो उसको मंच, एक स्थान प्रदान करने का काम करता है। इसलिए इस RNA को जो है राइबोसोमल RNA कहते हैं। और प्रत्येक राइबोसोम्स का लगभग जो है 65% भाग rRNA का और शेष भाग प्रोटीन का बना होता है। 35% भाग प्रोटीन का बना होता है। लेकिन कुछ किताबों में अब दे दिया है कि राइबोसोम्स लगभग सम भागों में मिलकर बना होता है, अर्थात 50% rRNA और 50% प्रोटीन मिलकर जो है राइबोसोम्स नामक कोशिकांग का निर्माण करता है। और एक कोशिका में जितना भी RNA पाया जाता है उसका सबसे अधिक भाग जो है ये rRNA ही होता है, राइबोसोमल RNA ही होता है। अर्थात उस संपूर्ण कोशिका का जो संपूर्ण RNA है उसका लगभग 80%, कुछ किताबों में दिया है कि 80 से 90%, लेकिन लगभग 80% जो है rRNA ही पाया जाता है। संपूर्ण कोशिका के RNA का 80% केवल rRNA होता है। दूसरा होता है मैसेंजर RNA। अर्थात यदि यह कोई कोशिका है और इस कोशिका में जो है एक केंद्रक है
और इस केंद्रक में ये आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है। तो ये डीएनए से जो संकेत सूचनाएं लेकर, यहाँ राइबोसोम्स है, एक कोसा द्रव्य है नहीं, तो जो संकेत सूचना को लेकर आता है, अर्थात डीएनए से जो आरएनए बनता है वह जो है मैसेंजर आरएनए कहलाता है, एमआरएनए कहलाता है, क्योंकि डीएनए की संकेत सूचनाओं को लेकर कहाँ आता है, इस राइबोसोम्स पर आता है। और उसके संकेत के अनुसार यदि संकेत आया कि क्या हमें तंतुवत प्रोटीन्स चाहिए, फाइबर्स प्रोटीन्स चाहिए, तो तंतुवत प्रोटीन की साचा जो है, एक ऐसे साचा बनाते हैं ना, जैसे ईंट बनाना होता है तो ईंट बनाने के लिए साचा होता है, उसमें गीली मिट्टी, नम मिट्टी जब भरते हैं तो ईंट की आकृति का हो जाता है। वैसे जो है यहाँ पर उसके संकेत सूचना के अनुसार, तंतुवत प्रोटीन्स के अनुसार जो है एक साचा बन गया, जो कहाँ बनता है, आरएनए ही मंच का काम करने लगता है, राइबोसोमल आरएनए, जो कि इस राइबोसोम्स नामक कोशिकांग पर है। अब जो ट्रांसफर आरएनए है, जिसे हम सॉल्युबल आरएनए कहते हैं, घुलनशील है, जो कि कोसा द्रव्य में घुलनशील है, तो अमीनो अम्ल पर संकेत सूचना होती है, कोड होता है, और उसका प्रतिकोड किस पर होता है, तो आरएनए की भुजा पर होता है। नहीं, जैसे ये जो है, ऐसे उंगली को हमने टेढ़ा कर दिया तो ये कोड हो गया, तो इस उंगली को टेढ़ा कर दिया तो प्रतिकोड हो गया, तो दोनों ऐसे आपस में जाकर जुड़ जाते हैं। ऐसे कोडान और एंटी कोडान, कूट और प्रतिकूट, तो जो अमीनो